अब तक आपने देखा शर्मा जी कॉलोनी में नए नए शिफ्ट हुए थे। उन्हें वहां पर कुछ अलग सा महसूस हो रहा था, मगर जब उनकी पत्नी मोनिका पूरे 2 दिनों तक बेहोश रही तो उन्होंने वहां से घर शिफ्ट करने का सोच लिया था। हमें यहाँ से जाना है, मगर क्यों? कितनी मुश्किल से तो इस घर में सारा सामान सेट किया था, फिर वही घर की नई परेशानियाँ, भाइयों की चिंता। नहीं, मुझे तो यही घर पसंद है। कितनी शांति है यहाँ पर। मैं कहीं नहीं जाने वाली। कहते हुए मोनिका ने अपना निर्णय सुना दिया। शर्मा जी ने जो कुछ भी महसूस किया था वो बात कर मोनिका को नहीं डराना चाहते थे, मगर उन्होंने सोच लिया था कैसे भी मोनिका को मना कर यहाँ से 1-2 दिन में निकलना है। दूसरी तरफ पंडित जी लगातार अनुष्ठान कर रहे थे। वो सोच में पड़ गए थे कि आखिर ऐसा क्या है जो इतने दिनों के बाद कब्रिस्तान का सच बाहर आया है, और वो केवल शर्मा जी को ही क्यों नजर आता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कड़ी आपस में जरूर जुड़ी है, मगर क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर क्या सामने आने वाला है। शर्मा जी को फोन लगाकर पूछता हूँ कि उस दिन के बाद उन्होंने कुछ और अलग अनुभव किया था क्या। पंडित जी शर्मा जी को फोन लगाकर अपने पास आने के लिए कहते हैं, मगर जैसे ही शर्मा जी उनके पास जाने के लिए घर से बाहर निकलने लगते हैं, उनके पैर मानो जमीन पर चिपक गए। इतने भारी थे कि एक कदम भी बढ़ाना मुश्किल हो रहा था। ये मेरे पैरों को क्या हो गया? इतना भारीपन, लगता है ये सुन्न हो गए। थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, फिर अपने आप ठीक हो जाएंगे। जैसे ही वो दरवाजे से वापस घर की ओर लौटते हैं, उनके पैर नॉर्मल थे, मगर फिर जैसे ही वो वापस पंडित जी के पास जाने के लिए दरवाजे की ओर कदम बढ़ाते हैं, उनके पैर फिर से जम जाते हैं। शर्मा जी ये सारी बात पंडित जी को बताने के लिए फोन लगाने की कोशिश करते हैं तो फोन में नेटवर्क ही नहीं था। ये सब क्या हो रहा है? क्या हुआ? खुद से क्यों बातें कर रहे हो? इतने दिन हो गए, कभी इस घर में नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं आई, मगर आज अचानक मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं है। ये क्या कह रहे हो आप? मोबाइल में तो नेटवर्क है, देखो। कहते हुए मोनिका ने अपना फोन आगे किया तो मोबाइल में नेटवर्क था, मगर शर्मा जी को समझ में आ गया था कि जो कुछ भी हो, ये नहीं चाहता कि वो बाहर निकलकर किसी से भी संपर्क करे। वो इस घर में कैद हो गए हैं। वो गुस्से में जाकर अपने पलंग पर सो गए। उन्हें होश ही नहीं था कि कब रात हो गई। देर रात जब अपने कमरे में कुछ हलचल महसूस हुई तो उनकी नींद खुली। उनका पलंग हवा में उड़ रहा था, मगर पास सोई हुई मोनिका को कोई फर्क नहीं पड़ा। कमरे में भंवर उठा हुआ था। हवा के झोंके से खिड़की हिल रही थी। ये सब क्या हो रहा है? और मोनिका को कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? लगता है मोनिका को सब कुछ सच बताना ही होगा, वरना हम लोग हमेशा के लिए इस घर में कैद हो जाएंगे। खुद से ही बातें करते हुए वो मोनिका को जगाने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक कहीं से 2 कौवे उड़ते हुए आए और पंखे से कटकर जमीन पर गिर गए। उनकी गर्दन अभी भी हवा में उड़ रही थी। ये देख शर्मा जी की चीख निकल गई। क्या हुआ आपको? आप इस तरह क्यों चीख रहे हो? वो देखो, सामने सर कटे कौवे। कहा जाता है कि जहाँ मौत आने वाली होती है वहाँ कौवे आ जाते हैं। खुद ही आकर मर गए। मोनिका हैरानी से पूरे कमरे में देखती है, मगर उसे कुछ भी नजर नहीं आता। आप क्या बोल रहे हो? लगता है आपने कोई बुरा सपना देखा है, पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मोनिका के कहने पर शर्मा जी थोड़ा सा नॉर्मल जरूर होते हैं। उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता, मगर एक अजीब सी बेचैनी उन्हें हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई उन पर नजर रखे हुए है, मगर कौन, ये बड़ा सवाल था। बहुत ज्यादा बेचैन होकर जब घर की छत पर पहुंचे तो उन्हें ऐसा लगा कि उस पेड़ की जड़ें उनके घर की छत तक पहुंच चुकी है और कोई वहां पर खड़ा उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा है। कॉलोनी में एक भी घर नहीं है, सब तरफ सिर्फ कब्र खुदी हुई है। ये सब क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि मैं पागल हो जाऊंगा। दूसरी तरफ जब शर्मा जी मंदिर नहीं पहुंचे तो पंडित जी अपनी तरफ से जांच पड़ताल में लगे हुए थे। उन्हें पता चला कि शर्मा जी के रहने के पहले इस घर में एक कपल रहा करता था। दोनों की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए आपस में उन दोनों की बहुत लड़ाई झगड़े होते थे। एक दिन ऐसी लड़ाई झगड़े से परेशान होकर पत्नी घर छोड़कर चली गई। उसके बाद पति ने भी ये घर शर्मा जी को बेच दिया। कहीं सारी समस्याओं की जड़ उस घर से तो जुड़ी हुई नहीं है? पहले वो दंपति और उसके बाद शर्मा जी, कुछ तो कनेक्शन जरूर है। मोहल्ले के लोगों से कुछ पूछताछ करने के बाद वो उस घर के पुराने मालिक के पास पहुंचे।
अर्ध विक्षिप्त हालत में वो घर के बाहर गड्ढे खोदकर उसमें खिलौनों को दफना रहा। पंडित जी को देखकर जोर से चीख कर बोला, चले जाओ यहाँ से, यहाँ पूरा कब्रिस्तान है, इस घर में रहने वाला कोई नहीं बचेगा। उसने सारी लाशों को जगा दिया, मैं उनको वापस दफना रहा हूँ। चले जाओ यहाँ से। आप ये सब क्या कर रहे हैं? किसने लाशों को जगा दिया? आप किसको दफना रहे हैं? उसने अपनी खुद की संतान पाने के लिए कब्रिस्तान के शैतान से सौदा किया, मगर उस शैतान ने धोखा दिया। अब वो सबको एक एक कर अपने साथ ले जाएगा। वो उसे भी अपने साथ लेकर गया है। सब लोग मर जाएंगे, सब लोग मर जाएंगे। चले जाओ यहाँ से। उस व्यक्ति की आधी अधूरी बातों से पंडित जी को समझ में आ गया था कि उसकी पत्नी ने संतान को पाने के लिए शैतान से कोई सौदा किया था। मगर क्या कब्रिस्तान फिर से जाग चुका है? उस व्यक्ति की हालत ऐसी नहीं थी कि वो सब कुछ सच सच बता सके। पंडित जी सोच में पड़ गए कि अब क्या करें। यदि शैतान सबको लेकर जाने वाला है तो सबसे पहले शर्मा जी को खतरा है, उसके बाद सबको। और उनकी पत्नी भी तो उसी घर में रहती है। सबको बचाना होगा, मगर कैसे? गुरुजी को बुला लेता हूँ, अब वो ही कोई रास्ता बता सकते हैं। पंडित जी गुरुजी को फोन लगाकर उन्हें पूरी वस्तु स्थिति से अवगत कराने के बाद आने के लिए निमंत्रण दे देते हैं और खुद गुरुजी के कहे अनुसार उन लोगों की रक्षा करने के लिए विशेष पूजा का आयोजन करते हैं। दीवार पर लगी घड़ी जैसे ही 12 बजने का संकेत करती है, पूरी कॉलोनी में तेज हवाएं चलने लगती हैं। ऐसा लग रहा था कि मानो आंधी आई हो। ये आज मौसम इतना खराब क्यों हो रहा है? लगता है तूफान आने वाला है। मगर शर्मा जी को न जाने क्यों ये तूफान सामान्य नहीं लग रहा था। उनकी आंखें बोझिल होने लगी। दूसरी तरफ उठा हुआ तूफान पंडित जी के मन में भी भय पैदा कर उनकी उम्मीद को खत्म कर रहा था। तभी उनके गुरुजी का आगमन हुआ, जिन्हें देख पंडित जी का मन इस तरह खिल गया कि मानो सूखी जमीन पर सावन की फुहार पड़ गई हो। आगे आकर उन्होंने उनका अभिवादन किया और अपनी चिंता जताई। गुरुजी उनकी बात सुनकर कुछ देर ध्यान में बैठे और तुरंत उठकर उस पेड़ की तरफ चले गए। पंडित जी उनके पीछे पीछे वहां पहुंचे तो नजारा देखकर हैरान रह गए। वहां ढेर सारी सड़ी गली लाशें लटकी हुई, उन और मिट्टी लगी हुई कुछ कीड़े चल रहे थे। गुरुदेव, ये क्या है? मैं अभी कुछ भी नहीं बता सकता। बस इतना समझ लो कि हमें जो कुछ भी करना है वो अभी करना है, वरना समय, मुहूर्त सब कुछ विपरीत हो जाएगा और उसे कंट्रोल करना मुश्किल होगा। आप किसकी बात कर रहे हैं? किसे कंट्रोल करना मुश्किल होगा? मुझे यहाँ पर साफ नजर आ रहा है कि कई सारी आत्माएं भटक रही हैं, जो कि मुक्त हो चुकी थी। उन्हें भी उनके शरीर का जरिया बनाकर वापस बुलाया गया है। सब इसी पेड़ पर निवास कर रही हैं। तो अब क्या करना होगा? पहले शैतान ने उस महिला को बच्चों का लालच देकर झांसे में फंसाया और अब मोनिका को भी कोई संतान नहीं है, इसलिए वो उसकी इस ख्वाहिश को जरिया बना रहा है। शैतान एक बार उसके शरीर को स्पर्श कर चुका है। सब कुछ इस घर से शुरू है। वहीं पर चलो। गुरुजी अपने कुछ शिष्य और पंडित जी के साथ तुरंत शर्मा जी के घर पर पहुंचे और उन्होंने शर्मा जी और मोनिका को एक घेरे में बिठाकर पूजा शुरू कर दी। जैसे ही पूजा शुरू हुई, बरगद का पेड़ इस तरह हिल रहा था मानो कोई बड़ा तूफान आया हो। गुरुजी एक पल के लिए भी नहीं रुके, बल्कि और तीव्र गति से पूजन शुरू कर दिया। पेड़ से उतरकर सारी आत्माएं अब वहां हवन कुंड के आसपास भटक रही थी। गुरुजी ने इशारा किया तो उनके शिष्य ने तुरंत उसे बरगद के पेड़ को जला दिया। जैसे ही वो बरगद का पेड़ जला, सभी आत्माएं तेजी से चित्कार कर रही थी। उनकी चीखें सुनकर सभी के कानों में से खून निकलने लगा। मोनिका का चेहरा अंगार सा धधक रहा था। चले जाओ यहाँ से। तुम्हारा इस दुनिया में आने का रास्ता मैं बंद कर चुका हूँ। मुझे कोई नहीं रोक सकता है। तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। गुरुजी ने उसकी बात को अनसुना कर हवन जारी रखा। आत्माओं का बसेरा वो पेड़ अब नष्ट हो चुका था। सारी आत्माएं एक एक कर मुक्त हो रही, साथ ही मुक्त हो गया वो शैतान भी। अब कब्रिस्तान वापस सो चुका था। कॉलोनी में पूरी तरह से शांति थी। अब आप लोग यहाँ पर शांति से रह सकते हैं। ईश्वर आप सबकी रक्षा करे।